हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 22 दिसंबर को हो गया था, तो उस पर बात करने वाले डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के बारे में। तो 22 दिसंबर को शिफ्ट 1 में जो मॉर्निंग टाइम पेपर हुआ था, यानी कि प्राथमिक लेवल का, तो चलिए डिस्कस करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन पेपर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन पूरी वीडियो को देखना, ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लोगों को पता चल जाए और सारे क्वेश्चन आप मिला सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन बताया गया है इसमें कि अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहाँ कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे विकल्प में दिया गया पहला कि इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे और उसी विषय वस्तु को पढ़ना जारी रखे। दूसरा ऑप्शन, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतित करे। मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है, बिल्कुल गलत कर होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन जो है, इन विद्यार्थियों को दंडित करे। दंडित करना भी गलत होगा, क्योंकि सब निगेटिव पॉइंट है। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों को पुनः चिंतित करे। इन विद्यार्थियों को अनदेखी, देखो अनदेखी वाला भी बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होता है पहले का, वो हमारा दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग, देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का नाम दे दिया गया है ऑलरेडी, तो इसे हमें सबसे पहले समझ आ जाएगा कि जो है इसका ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो बात की है दुविधा के बारे में, वो यहाँ से सीधे निकल कर आता है कि उन्होंने इसको बताया है नैतिक विकास के सिद्धांत में, जो 3 नैतिक विकास सिद्धांत इनके थे। तो इसलिए दूसरे का ऑप्शन जो हमारा सही बन जाता है, वो वाला दूसरा सही बनेगा। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। यहाँ पे 2 टीचर हैं, अलग अलग कार्य अपने बच्चों को दे रहे हैं। एक आयतन से संबंधित कार्य दे रहे हैं और एक कूड़े से संबंधित कार्य दे रहे हैं। अब आगे पूछा गया है कि दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों का प्रयोग कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा का दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अपने चौथे वाले क्वेश्चन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। ध्यान देना कि कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली, मतलब प्रतिभाशाली सारे बच्चे हैं समूह में हैं, उनको कौन से विकल्प इसमें से परिभाषित करेगा। शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद करते हैं और उन्हें तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। ठीक, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे देखा त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर बन जाता है वो है, यहाँ पे जो सही होगा, सतर्क रहते हैं वो बच्चे और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन भी करते हैं और त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे दूसरा विकल्प हमारा सही बन जाता है, दूसरा और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो बताता है कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुँचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन वर्तमान में, देखिए यहाँ से सीधे बात आ गई है कि यहाँ पे जो बात की कही गई है वो वाइगोस्की वाली बात कही गई है, स्केप फोल्डिंग की बात। तो यहाँ पे ये पाड़ वाला यही हमारा ऑप्शन सही बन जाता है, जो है पहला। ठीक है, तो ये पहला वाला हमारा जो है पांचवें का सही होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम छठवें वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, कारक नहीं है। तो आस पास पड़ोस ये सब सारे कारक हैं, परिवार भी कारक है, समकक्षी भी कारक है, परंतु सरकार इसमें कोई अपना योगदान नहीं देता है। छठवें का चौथा सही बन जाता है। आगे देखते हैं सातवें क्वेश्चन के बारे में। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिपथ पर क्या सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ले जा सकता है। मैं देखती हूँ कि कौन सा प्रथम आता है, बिल्कुल गलत। देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, तीसरा हमारा विकल्प, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। ये भी जो है, चलिए आगे देख लेते हैं चौथे पे
कि वह विद्यार्थी जो जल्दी से काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के बिल्कुल गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो हमारा पॉजिटिव पहला आंसर सही हो जाता है क्वेश्चन 7वें का। आगे बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटि को समझना निम्न में से क्या है। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रशंसनीय है। दूसरा कि शिक्षण प्रक्रिया में केवल निगेटिव शिक्षण या शिक्षण से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रशासनिक नहीं है, बिल्कुल गलत। केवल विद्यार्थी बिल्कुल गलत। तो पहला वाला यहाँ पे 8वें का भी पहला हमारा सही बन जाता है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन के ऊपर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि बहुभाषा को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुभाषा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कितने भी नीति कानून बने हैं शिक्षा के अंतर्गत वो सारे बात करते हैं कि हमें मल्टीपल लैंग्वेज के ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये यहाँ से गलत बन जाता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सही बात है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम एक तरह का बिल्कुल गलत। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये हमारा सही बन जाता है। ये इसलिए हमारा जो है ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो चौथा हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है। तो देखिए 9वें का जो हमारा आंसर सही होता है वो हमारा चौथा वाला विकल्प सही हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10वें वाले पे कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकता का, विद्यालय और शिक्षा का। ये तीनों गलत हैं। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया होते हैं। तो ये वाला हमारा चौथा सही हो जाएगा। देखिए जो बच्चे का विकास होता है वो बच्चे अपने समाज में कुछ भी सीखते हैं उस पर भी उनका अहम रोल होता है, और जो उनके माता पिता जैसे होंगे उनका भी रोल, दोनों का आपस में संबंध होते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल संबंध जो है ये वाला सही हो जाता है कि आनुवांशिक और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का होना जो है बच्चों के विकास पर इसका परिणाम निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स 11वें क्वेश्चन के निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। देखिए समालोचनात्मक चिंतन में समालोचक मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जो बच्चे होते हैं इसमें चिंतन जो है सही और गलत का तर्क वितर्क करके उसका आंसर देना, सोच की प्रक्रिया जो है उनके मन में भाव पैदा होना, वो हमारा समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परासंज्ञान मतलब दूसरों का जानकारी, संज्ञान जो उनके मन में होता है या विश्लेषण होता है, मनन होता है। तो यहाँ पे जो होगा हमारा दूसरा तीसरा जिस विकल्प में दिया रहेगा वो बिल्कुल सही होगा। तो पहला दिया है, दूसरा तीसरा, इसलिए 11वें का पहला हमारा सही बन जाता है। बात कर लेते हैं फ्रेंड 12वें क्वेश्चन के ऊपर सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षा द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेखों को तैयार करना, बच्चों का समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पे देखिए मूल्यांकन के मापदंडों पर उपकरणों की योजना बनाना, ये तो सही होगा। शिक्षकों द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना, ये भी सही होगा। लेकिन बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना, उन्हें श्रेणीबद्ध, ये देखिए श्रेणीबद्ध करना जरूरी नहीं है, ये हमारा गलत बन जाएगा। शिक्षण के अधिगम प्रक्रियाओं को साथ एकीकृत करना, ये सारे जो शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया हैं उनको एक साथ एकीकृत किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे जो सही बन जाता है वन सही होगा, दूसरा भाई चौथा है। तो ये विकल्प हमारे दूसरे में दिया गया इसलिए हमारा दूसरा सही बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को प्रयोग करता या करती है। शिक्षा कुछ जाति समूह के बच्चे के प्रति पूर्वाग्रह रखता या रखती है। शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा का उपयोग को ही बढ़ावा देता है। शिक्षक के विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों में कोई अपेक्षा नहीं होती है। यहाँ पे कहा गया है समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। जो समावेश मतलब सारे बच्चे होते हैं, जो डिसेबिलिटी एरिया के भी हों या पिछड़े एरिया को भी हों या सृजनशील बच्चे हों या प्रतिभाशाली बच्चे हों, उनको सबको एकीकृत करके पढ़ाना ही समावेश कहलाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि उनकी भावना का सटीक रूप से कौन सा वर्णन करता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन। तो शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों को, ये तो नहीं होगा। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक शास्त्र को प्रयोग करता है, केवल देखिए ये भी निगेटिव होगा। शिक्षक
को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को ये अपेक्षा नहीं होती बिल्कुल। तो यहाँ पे जो 13 वाला है इसका विकल्प 1 हमारा सही बन जाता है। चलिए बात करते हैं 14 वाले क्वेश्चन पर। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वह तर्क देते हैं कि बच्चों को सीखना संदर्भ में होता है। तो देखिए जो लेव वाइगोस्की जी जो होते हैं वो बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। तो वो यहाँ पे जो बन जाता है सही, वो पहला ऑप्शन हमारा सही बन जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। जो 15 वाला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट में कहा गया है ए कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध मतलब होता है जानकारी समझना बच्चे के अंदर, ठीक है। अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आर कह रहा संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। दोनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे लिखा ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है, ए की बिल्कुल सही होगा दूसरा ऑप्शन 15 का। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के बारे में। एक प्रगतिशील कक्षा में योगात्मक परीक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा बच्चों को, ये बिल्कुल गलत होगा, दोनों गलत होगा। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षण जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, बिल्कुल गलत। ये तीसरा बिल्कुल विकल्प सही होगा कि विद्यार्थी जो है अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये हमारा होगा प्रगतिशील कक्षा की जो है आंसर। तो तीसरा विकल्प सही हो जाता है 16 वाले। 17 वाले बात करते हैं 17 क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत को क्या होना चाहिए, अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो सही बनता है विकल्प पढ़ लेते हैं पहले। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। विद्यार्थी का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, बिल्कुल गलत। मुख्य रूप से रटन, बिल्कुल गलत। तो सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने का विकास का अनुकूलन करना 17 का हमारा जो सही बन जाता है, बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है कंप्लीट हमारा सही होगा। आगे बात कर लेते हैं 18 क्वेश्चन के ऊपर कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय, यहाँ पे ध्यान देना, बैडमिंटन प्रतियोगी के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है। लड़कों लड़कियां आ गया तो यहाँ सीधे जो हमारा सही होगा जेंडर रूढ़िबद्धता, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे लड़के लड़कियों के इम्पोर्टेंस को अलग अलग बातें बताई जाए वहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता ही ऑप्शन जो है सही बन जाएगा। ये क्वेश्चन लगभग सभी पेपर में एक क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है वो 19 नंबर का होगा। 19 नंबर वाला बोल रहा है कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले जो है गिलास और बोतल पकड़ना सिखा लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। देखिए सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ने सीखने से पहले जो है गिलास को फेंकना, बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। जो इसका हमारा सही आंसर होगा विकास की दिशा जो है अधोगामी होती है। ये वाला ऑप्शन हमारा चौथा वाला 19 का सही हो जाता है। बात करते हैं 20 क्वेश्चन को। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल में ही पारित किया गया। तो निःशक्त अधिकार और समान अवसर अधिकार संरक्षण में पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 21 वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहगामी अधिगम युक्त है। देखिए पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, सामाजिक पृथकीकरण करना, क्रमबद्धता तो ढालना। यहाँ पे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्त है, मतलब साथ रहकर जो है अधिगम को प्रोत्साहित करे, बच्चे सीखे, वो कौन सी ऐसी युक्ति है। तो पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, आपस में एक दूसरे से प्रश्न करेंगे तो ठीक है, ये तो हो जाएगा। सामाजिक पृथकीकरण बिल्कुल नहीं होगा, क्रमबद्धता बिल्कुल नहीं होगा, ढालना बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो है ढालना भी आपका सही हो सकता है, पारस्परिक रूप से प्रश्न भी करना होता है। लेकिन सहगामी युक्त जो है ये यहाँ पे अगर हम ज़्यादा पॉजिटिव से बात करें तो ढालना होगा, क्योंकि बच्चे जो है ऐसे बच्चों को मतलब मोटिवेशन किया जाए, बच्चे एक दूसरे उस वातावरण में ढल जाए कि उस अधिगम उनका साथ ऐसा हो जाए। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से सही बनता है। बाकी देखते हैं आयोग क्या मानते हैं, पहला मानते हैं कि चौथा मानते हैं। वैसे 21 का हमारे तरफ से 4 वाला ऑप्शन सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। शारीरिक क्षेत्र बिल्कुल गलत,
सामाजिक क्षेत्र बिल्कुल गलत, संवेगात्मक क्षेत्र बिल्कुल गलत, संज्ञानात्मक क्षेत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे, सीखने की गति है, क्या है सीखने की गति? व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों से जो है स्वतंत्र, हमने इसके पहले भी क्वेश्चन आया था, हमने बताया था कि जो है जो सीखने की गति है, अगर वातावरण और अनुवांशिकी से पूछे तो ये दोनों अंतर रिलेटेड होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो इससे जहाँ दिखे वहीं वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पे आता है, यहाँ पे बात करें तो पूरी तरह से ये भी गलत है। व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों पारस्परिक जो है क्रिया पर निर्भर है, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, गलत होगा। व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, तो यही हमारा सही जो है हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है 24। तो देखिए 24 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाहर अधिकारियों में विश्वास रखता है, अधिकारिता में विश्वास रखता है कि परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? तो देखिए तैयारी की कमी या बुरी किस्मत, योग्यता की कमी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो होगा ये बुरी किस्मत वाला, ठीक है। ये कहते हैं हमारी बुरी किस्मत है, हम पास नहीं हुए, ये वो। तो कहते हैं जिसे लोग बाहरी सामाजिक में यही तो बहाना बताते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी थी, खराब थी, गलत थी। तो यही वाला ऑप्शन 24 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स हमारे कुल मिला के 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो देखिए 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि 9 वर्षीय जो है लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। देखिए मतलब कि पहले वो माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसे सभी समूहों को बांटने के अतिरिक्त किया, फिर उन्हें उनको छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार नीला विकास के चरण पे है। ये बिल्कुल हमारा जो सही हो जाएगा वो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले जो आती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों का वर्गीकरण करना भी जानती है, संरक्षण करना भी जानती है और छोटा बड़ा करना भी जानती है, क्योंकि उसी के आधार पर यहाँ पे बटन को एकत्रित और वितरण कर रही है। इसलिए हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 25 का सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एज की भी बात कही है, 9 वर्षीय, इसको भी ध्यान देना है। इस हिसाब से हमारा पहला वाला 25 का आंसर बिल्कुल सटीक बनता है। चलिए फ्रेंड्स 26 क्वेश्चन को बात करते हैं। जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित, कोई मतलब पूर्व का उनका अनुभव है अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको कहते हैं। बिल्कुल जीन पियाजे जी का क्वेश्चन समायोजन बिल्कुल सही होगा 26 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 27 वाला कह रहा है कि स्टेटमेंट में कि शिक्षिका को सभी बच्चे के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए, बिल्कुल सही है ए वाला। बी वाला कह रहा है सभी बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही। तो ए और दोनों जहाँ पे हैं बिल्कुल सही होगा। देखिए ए सही है, लेकिन देखिए ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल सही होगा। ए और दोनों, देखिए ये वाला हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल 27 का सही होगा, ठीक है। तो आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव यही है, तो यही सही होगा कि ए और दोनों सही हैं और आर जो है व्याख्या करता है ए की। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र व्यवस्थित होनी चाहिए, बिल्कुल सही होगा। जोखिम लेने वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके ये भी होना चाहिए। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना ये गलत है, ठीक है। आकलन के विभिन्न विभिन्न विधियों को, तो एक जहाँ पहला हमारा दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है और चौथा वो किस विकल्प में देखिए पहला विकल्प ही हमारा यहाँ पे सही बन जाता है। 28 का पहला वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं 29 वाले क्वेश्चन पर कि 29 वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि बुद्धि कौशल उस विकास की ओर संकेत करता है। ध्यान देना, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है कि दूसरे के मनोदशाओं, स्वभावों और आंसुओं को पहचाने तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया भी देता है। तो यह होगा अंतर्वैयक्तिक जो है होगा ये हार्वर्ड गार्डनर जी का जो है बहुबुद्धि का जो
सिद्धांत बताए हैं वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये देखिए जो हमारा 29 का क्वेश्चन सही हो जाता है वो अंतर्वैयक्तिक हो जाता है कि बच्चे के अंदर ऐसी प्रतिभा आ गई है कि वो दूसरों के मन को समझकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 29 का चौथा बन गया सही। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और अपने ग्रुप और जो है वहाँ पे भेज दें व्हाट्सएप वगैरह में। तो देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन 30 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टि बाध्यता से सूझते हुए विद्यार्थियों के समावेश हेतु प्रभावशाली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दृष्टि बाध्यता की बात की गई है कि बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, वो भी अत्यधिक हैं, ब्लाइंडनेस जो है विजुअल है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना और पढ़ना, ये तो है। 3 आयामों नक्शों का चार्ट, देखिए 3 आयामी नक्शों का चार्ट ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनको दिखाई नहीं देता तो नक्शों का क्या महत्व होगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं कि ऐसी किताबें और बोर्ड जिनका छुआ या महसूस किया जा सकता है, ऐसी किताबें ये भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग, देखिए अगर बच्चे जो है ब्लाइंडनेस हैं तो वो कैसे देख पाएंगे और वो जो है अपने प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कैसे कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 30 का सही बन जाता है वो सही होगा, चौथा वाला बिल्कुल कि वो प्रभावशाली नहीं है, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाता है 30 का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार और बात कर रहे हैं कि देखिए ये भी हमारा जो 3 आयाम नक्शे और चार्ट ये भी जो है बन जाता है, लेकिन जो यहाँ पे बात कही गई कि अत्यधिक जो है अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। तो जहाँ तक कि हमारा आंसर सही होगा 4th आंसर होगा। अब देखिए अवयव जो है कौन सा आंसर देता है, 3 आयामों के नक्शों का चार्ट, तो ये भी नहीं होगा हमारा। लेकिन जो हमारे तरफ से बिल्कुल ये बन जाता है, ये वाला ये बिल्कुल गलत बन जाता है, क्योंकि जब बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट हैं तो कैसे कंप्यूटर पे काम कर पाएंगे, वो देख नहीं सकते। और जो है उनको दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बोला गया, ठीक है, उनको हम देखकर कैसे उसको प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो यही वाला हमारे 30 का चौथा वाला ऑप्शन हमारे तरफ से सही बन जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।